कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्क। क्या कहा जाता है? वर्क। देखो, जैसे ये एक प्रकार का वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए। अब हम इसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले लें यहाँ। तो इस वस्तु को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ ले जाते हैं तो क्या लगता है? इसे बल लगा। क्या लगा? बल। हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो उस विरामा अवस्था की वस्तु को गतीय अवस्था में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कोई एक वस्तु मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये वस्तु है, इसका कोई ना कोई तो मास होगा। मास मतलब वजन। मान लो इसका मास m। मास क्या है? m। अब इस वस्तु को हम लोग खींच के क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। खींच के यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। तो खींचने पर यहाँ से जो यहाँ ले गए तो इसमें डिस्टेंस आया। क्या आया? डिस्टेंस। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब किसी वस्तु को खींचने से बल लगे, क्या लगे? बल। इसको खींचने से क्या लगा? बल लगा। और खींचने के बाद अगर वह कुछ दूरी को तय करे, कुछ दूरी को तय करे, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य। इसी का नाम है वर्क। यानी कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। फिर से समझिए, ये वस्तु है, इस वस्तु को हम खींचे तो क्या लगा? बल लगा। अब खींचने के बाद इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए तो क्या लगा? विस्थापन लगा। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अब बल लगाने के बाद उसको खींचते हैं, वो कुछ दूरी को तय करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में कोई बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद अगर वह वस्तु कुछ विस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य की परिभाषा होगा किसी वस्तु के बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। चलिए बताइए, किसी वस्तु के बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसके किसके गुणनफल को कार्य कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब तुम लोग बोलेगा सर, कार्य होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। कोई भी कार्य होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला चीज कि उसमें बल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। अगर किसी वस्तु में बल नहीं लगता है तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ है। और दूसरी बात, कार्य होने के लिए वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। आप समझाते हैं, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, किसी तरह से हवा चल गया। क्या चल गया? अब हवा चलने के बाद ये वस्तु यहाँ से वहाँ पे चला गया। हवा से गया, जिसमें हम नहीं छुए हैं। तो हवा से अगर ये वस्तु अगर यहाँ से वहाँ चला जाता है तो इसको कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हम बल लगाए। हम तो बल नहीं लगाए, इसे बल कौन लगाया? हवा लगाया। दूसरी बात, एक कुल्ली है, एक कुल्ली क्या करता है? एक सामान को ऐसे उठाता है और उठाने के बाद अपना माथा में रख लेता है। कहाँ रख लेता है? माथा में रख लेता है। और रखने के बाद वो कुल्ली यहाँ से वहाँ जीवे नहीं करता है, वो खाली बल लगाया और बल लगा के क्या किया? अपना माथा में रख लिया। क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया? नहीं गया। तो हम कहेंगे कार्य जीरो है। कार्य क्या है? काहे कि कार्य इसलिए जीरो है क्योंकि कुल्ली द्वारा लगाया गया जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या है? जीरो है। तो किसी भी वस्तु का, ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का कार्य तब होता है जब हम कहते हैं उस वस्तु में बल लगाओ। क्या लगाओ? बल लगाओ। और दूसरी बात, वह वस्तु कुछ दूरी को क्या करता है? विस्थापित होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कार्य का एसआई मात्रक जानेंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बल का जो मात्रक है, किसका मात्रक? बल का मात्रक। बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है? और विस्थापन का मात्रक है मीटर। क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब आगे हम आपको बताते हैं, ये जो बल है, ये बल को हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? तो एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर एम। तो एम को हम लोग बोल सकते हैं किलोग्राम, ए को बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर। अब बताओ
मीटर और मीटर जब गुना होगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक ये भी है। कार्य का मात्रक क्या है? ये भी है। कार्य के यहाँ दो मात्रक नजर आया, एक कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर और दूसरा कार्य का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कार्य का जो खोज है एक वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था जूल। क्या नाम था? इसीलिए कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर या एक जूल बराबर होता है एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा देख लीजिए। हम आपको स्टार्ट किए कार्य के बारे में। मैंने आपको बताया किसी वस्तु के बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य लगने के लिए दो चीज लगना चाहिए। कितना चीज लगना चाहिए? पहला उसमें बल लगना चाहिए और दूसरा उसमें विस्थापन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिए। जब इसको लिखे तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे एक चीज बताते हैं। एक्चुअली बात क्या है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बल एक सदिश राशि है। बल कौन राशि है? सदिश राशि। और विस्थापन जो होता है वो विस्थापन कौन राशि है? सदिश राशि। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया था बल कौन सा राशि है? सदिश। और विस्थापन कौन सा राशि है? तो जब दो सदिश को आपस में गुना किया जाता है, क्या बोल रहे हैं? जब दो सदिश को आपस में गुना किया जाता है तो हमको अदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अदिश। तो इस प्रकार कह सकते हैं कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिशों के गुणनफल होते हैं। जब दो सदिश को आपस में गुना किया जाता है तो अदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और अदिश और सदिश कहते किसको है? ये आपका क्वेश्चन है। अदिश और सदिश गुना करेंगे तो वो कंडीशन वो जब आगे वाला चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सदिश सदिश के गुणनफल से अदिश प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कार्य। क्या बताया? अब हम आपको बताएंगे ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ठीक है, इसको हम चाहे तो मिटा भी सकते हैं, पर अगर नहीं भी मिटाए तो आप YouTube में देख के इसको शायद लिख भी सकते हैं। दोनों विकल्प है। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको यहाँ पे ऊर्जा के बारे में बताते हैं। क्या यहाँ पे लाइट आ रहा है? कैमरामैन थोड़ा सा चेक करें, क्या यहाँ पे लाइटिंग आ रहा है? क्या दिख रहा है? चलिए आगे की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा दो टाइप का होता है। एक ऊर्जा होता है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और दूसरा जो ऊर्जा होता है उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यस। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा क्या है? समझिए, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। और अगर कोई वस्तु रुका है, रुका मतलब एक जगह पे स्थिर है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे देखो, उड़ता हुआ चिड़िया उड़ रहा है। चिड़िया क्या कर रहा है? तो उसमें गतिज ऊर्जा है। चिड़िया क्या कर रहा है? तो उसमें गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ बालक कौन सा ऊर्जा है? चलता हुआ गाड़ी कौन सा ऊर्जा है? अगर कोई चीज चल रहा है, क्या चल रहा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और अगर कोई चीज रुका हुआ है, अगर कोई भी चीज अगर रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, ये है हमारा पेंसिल, ये हमारा क्या मार्कर है। ये मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है तो ये हमारा हो गया स्थितिज ऊर्जा। ये किताब यहाँ पे मान लो हम रख देते हैं टेबल, ये क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? तो ये भी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यानी जो चीज गति करता है वो गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, और जो चीज स्थिर रहता है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक चिड़िया है,
एक चिड़िया उड़ रहा है, चिड़िया क्या कर रहा है, फ्लाई, उड़ रहा है। तो इस चिड़िया का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान में समझ में आया? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। क्या होता है? अगर ये चिड़िया अगर उड़ रहा है तो इसका कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा। दूसरी बात, अगर ये चिड़िया अगर उड़ रहा है तो इसका कोई ना कोई तो वेग होगा कि कितना वेग से ये उड़ रहा है, तो इसका वेग होगा v। वेग क्या होगा? v। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 mv²। m क्या है बाबू? m का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, और v का मतलब होता है वेग। क्या होता है? वेग। अब आगे हम आपको बताएंगे स्थितिज ऊर्जा। देखो ये जो कॉपी है ये स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? इसका कोई ना कोई तो मास होगा, इस मास को बोलते हैं m। क्या बोलते हैं? और ये जमीन के तल से h ऊंचाई पर है। जमीन के तल से किस ऊंचाई पर है? तो इसका जमीन के तल से h ऊंचाई पर तो लिखिए h। क्या लिखिए? अब कोई भी वस्तु जब ऊपर में रहता है तो उसमें एक त्वरण लगता है जिसको बोलते हैं g। क्या बोलते हैं? g। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा mgh। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन एनर्जी? इसीलिए इसको लिखते हैं Pe। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं Ke। क्या बोलते हैं? Ke। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु के जो गति करता है और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान, मास, और v मतलब वेग। स्थितिज ऊर्जा में मैंने m का मतलब द्रव्यमान बताया, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। कौन त्वरण? यस, g का मान हमेशा 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h जो है h बराबर हो गया ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, पानी गिर रहा है। आगे शक्ति की जो क्लास है वो हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।